हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों पे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ निम्न अभिक्रिया में अपचायक की तरह काम करता है। तो अपचायक का अर्थ क्या होता है? अपचायक का अर्थ होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो अपचायक करता क्या है? ये क्या करता है? दूसरों को रिड्यूस करता है, मतलब दूसरों का अपचयन। लिख लीजिए बच्चों, दूसरों का अपचयन और खुद का ऑक्सीडेशन, यानी खुद दूसरों का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण। लिखिए, और खुद का ऑक्सीकरण। तो यहां पर देखना है कि यहाँ पे कौन सा स्पीसीज हमारा ऑक्सीकरण करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, निकल से निकल 2+ बना है, यहाँ पर यह ऑक्सीकरण की स्थिति है क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। निकल से निकल 2+, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब यह दूसरों का अपचायक की तरह काम करेगा, दूसरों का अपचयन करेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फास्फोरस की +3 उपचयन अवस्था निम्न में से किसमें होती है। तो सभी के फॉर्मूले को लिखते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं H3PO3। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं इसका ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका +3 इंटू 1 फॉस्फोरस जिसका हमें निकालना है +X, यहाँ पे होगा -2 क्योंकि ऑक्साइड के लिए हम -2 लेते हैं। x इज इक्वल टू +3, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। फॉस्फोरस अम्ल का अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं फॉस्फोरस के लिए तो वह +3 आती है, तो इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए अगर रिएक्टेंट की तरफ मैग्नीशियम है और दूसरी तरफ भी मैग्नीशियम है, तो दोनों की जो ऑक्सीकरण अवस्था हो या संयोजकता हो वह समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बेरियम के केस में क्या है? +2, यहाँ पे यह पेरोक्साइड है तो -1, हाइड्रोजन का +1 आएगा। सल्फर, और चलिए मान लीजिए सल्फेट का हमने साथ में ले लिया तो -2। यहाँ भी बेरियम +2 में है, सल्फेट आपका -2 में है, हाइड्रोजन +1 में और ऑक्सीजन आता है -1 में। तो यहाँ पे जितने भी तत्व प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं इसी में से कोई दूसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर बेरियम +2 में है, ठीक है, यहाँ भी बेरियम +2 में है, चलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की अवस्था 0 है और यहाँ -1 है, यहाँ पर चेंज हुआ है ऑक्सीजन की अवस्था, तो इसलिए यह संयोजकता में परिवर्तन दिखा रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर सल्फर का यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था होगी इसकी? -2, और यहाँ पे सल्फर 0, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे अधिक समय तक चलने वाला धातु कौन है? जिंक। ये हम बचपन से जानते हैं, तो जिंक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमेट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। हमें क्रोमियम निकालना है। कितने क्रोमियम है? यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पोटेशियम के लिए क्या होगा? +1, ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे? -2। यहाँ पर इस पर आवेश होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? +1 गुने 2 +2 इंटू x -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। अब जरा इसे सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा हमें वैल्यू x की +6। तो यहाँ पे क्रोमियम कौन सी ऑक्सीकरण संख्या दिखा रहा है? +6, तो यहाँ पे क्रोमियम +6 की अवस्था में प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास सोडियम है और यहाँ पर सोडियम प्लस है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। यहाँ भी 11 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 11, पर यहाँ होगी 10। और प्रोटॉन मतलब
पॉजिटिव धनावेश, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश। यहाँ पे होगा जो आवेश होगा वो 0 और यहाँ पे हमें मिलेगा +1। तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसे लिख लीजिए, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। वह ऑक्साइड जो अपचायक की तरह कार्य नहीं करता है। तो देखिए वह कौन सा ऑक्साइड होगा जो अपचायक की तरह कार्य नहीं करता है? तो देखिए अपचायक का कार्य क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि अपचायक का कार्य क्या होता है। अपचायक वह होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, यानी सॉरी, दूसरों का अपचयन। अपचयन, अपचयन को क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन लिख लीजिए। जो दूसरों का अपचयन करे और खुद का ऑक्सीकरण, और खुद का ऑक्सीकरण, लिखिए इसे, और खुद का ऑक्सीकरण करे। ऑक्सीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करे। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर अवस्था निकाले तो +4 आएगी, यहाँ पर सल्फर निकालते हैं तो +4 आएगा, यहाँ पर कार्बन का निकालेंगे तो +4 आएगा, यहाँ पे क्लोरीन के लिए निकालेंगे तो भी यहाँ भी क्लोरीन ClO2 की अवस्था में, इसे भी मान लीजिए हमारा यह आएगा, ये पेरोक्साइड है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ भी हमें अवस्था मिलेगी +4। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने वाली? देखिए आप नाइट्रोजन के +4 को भी जानते हैं और उसके +5 को भी जानते हैं। मतलब इस नाइट्रोजन के पास यह पावर है कि वह +5 स्टेट में भी आ सकता है, मतलब ये खुद को ऑक्सीडेशन कर सकता है। सल्फर में भी यह पावर है कि वह +6 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है। मतलब इनके ऑक्सीकरण, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। जैसे नाइट्रोजन के केस में हमने क्या देखा है? हमने +3 के बारे में भी जानते हैं, +4 के बारे में भी जानते हैं, +5 के बारे में भी जानते हैं। सल्फर के केस में हम क्या देखते हैं कि हम +4 के बारे में जानते हैं, +6 के बारे में जानते हैं। मतलब यहाँ पर बताना यह चाहता है कि यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है सल्फर का, नाइट्रोजन का +5 पॉसिबल है। ठीक उसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में भी पॉसिबल है। क्लोरीन के केस में भी +6 +7 पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का केस अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है इसका आप ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 जानते हैं या +4। इसका रीज़न ये है कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह हमें सिर्फ +2 या +4 मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम कार्बन के +4 से हमें +5 कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट मिला है। मतलब जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं जहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 है। लेकिन हमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिला जहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +6 है। इसका अर्थ क्या है कि यह +4 से ऊपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता है। यही कारण है कि यह अपचायक की तरह कभी भी कार्य नहीं करेगा या कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य नहीं करेगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके साथ ही समझते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं CO, यहाँ पे लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे देखिए यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या कार्बन +4 में जा सकता है? जी हाँ, ये +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी यह एक अपचायक की भांति कार्य करेगा, यह अपचायक की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H4P2O7। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा।
बच्चों इस प्रश्न को देखिए कि यहाँ पे पूछा है कि CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि अगर हम इसे नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +10 मिल जाएगी, जो कि गलत है। क्रोमियम का +10 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमें पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो CrO5 का यह है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास HCl है तो क्लोरीन पर -1, हाइड्रोजन पर +1 आवेश आएगा। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर -1 तो क्रोमियम पर +1, ऑक्सीजन पर -1 तो फिर इस क्रोमियम पर एक +1 आएगा, इस ऑक्सीजन पर -1 इस क्रोमियम पे +1, इस ऑक्सीजन पर -1 इस क्रोमियम पे +1। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका अर्थ यहाँ ऑक्सीजन पे -2 और क्रोमियम पे +2। अगर इसे हम जोड़े तो हमें मिलेगा +6। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है।